हेलो एवरीवन, माय नेम इज खुशबू चौधरी एंड वेलकम टू आवर चैनल बी स्टडीओटिक। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एमपीएस 004 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में आ चुके हैं या फिर आ सकते हैं। पार्ट 1 हम पहले ही कवर कर चुके हैं, आज हम पार्ट 2 करेंगे। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर, जहां पर आपको इन सभी वीडियोस के फ्री पीडीएफ अवेलेबल होंगे। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की, डिस्कस द गांधीयन पर्सपेक्टिव ऑफ स्टेट। तो गांधी जी के क्या पर्सपेक्टिव था स्टेट को लेके, राइट। द गांधीयन पर्सपेक्टिव आफ्टर द नेम ऑफ एम के गांधी 1869 to 1948, the father of nation of state, provide a unique blend of what it is and what it should be. He was in favor of Ramraj. Gandhi's definition of Ramraj is sovereignty of people based on pure moral authority. The Ramrajya concept advocated by M.K. Gandhi represents a secular framework of that uphold justice, equality and truth. देखो नाम से पता चल रहा है कि जो गांधीयन पर्सपेक्टिव है उसमें हम किसके पर्सपेक्टिव की बात करेंगे, एम के गांधी की, जो कि हमारे फादर ऑफ द नेशन भी है। अब यहाँ पे देखो रामराज की बात हो रही है, तो गांधी जी का ये मानना था जो एक स्टेट होता है ना, वो अपने आप में मतलब ऐसे एक स्टेट होना चाहिए जहाँ पे रामराज हो। रामराज क्या होता है, जैसे देखो श्री राम जी जो श्री राम जी हैं उनके राज में क्या था कि सच का साथ दिया जाता था, है ना। सबके साथ क्या होता था, न्याय होता था, जस्टिस होता था, राइट। वहां पे इक्वालिटी थी, किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं था। वहां पे राजा अपनी प्रजा के बारे में खुद से पहले सोचते थे और हमेशा अहिंसा का साथ देते थे, है ना। जो जैसे राम राज्य में हमें आदर्श देखने को मिलते हैं, है ना, मॉरल बिहेवियर देखने को मिलता है। ऐसे गांधी जी फेवर थे रामराज के, कि यहाँ पे वो बात कर रहे थे लोगों की सॉवरेनिटी के बारे में, उनकी संप्रभुता के बारे में, ठीक है। गांधी जी ये बोलते हैं कि स्टेट का नेचर ऐसा होना चाहिए कि सबको न्याय मिले, सच का साथ दिया जाए, डिस्क्रिमिनेशन ना हो। ऐसा स्टेट जो हिंसा को सपोर्ट ना करे, नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा, जैसे कि हम जानते भी हैं, जैसे सत्याग्रह गांधी जी ने किया था, यानी कि सत्य के लिए क्या किया था उन्होंने, आग्रह किया था। वो हिंसा के, वायलेंस के बिल्कुल खिलाफ थे, है ना। तो राम राज्य का मतलब है गांधी जी चाहते थे कि ऐसा स्टेट हो जो कि राम राज्य के जो प्रिंसिपल्स थे उनको फॉलो करे, जहाँ पे इक्वालिटी हो, जस्टिस हो, ट्रुथ हो, ठीक है। Gandhiji was not an anarchist, but in his own words, he said the state represents violence in concentrated and organized form. The individual has a soul, but the state is a soulless machine. देखो गांधी जी कोई अराजक नहीं थे, एनार्किस्ट नहीं थे, लेकिन उनके खुद ही के ये शब्द है, मतलब ऐसे उन्होंने कहा था कि जो स्टेट होता है ना वो वॉयलेंस रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि देखो एक स्टेट के अंदर क्या हमें देखने को मिलता है, पॉलिटिकल पार्टीज आपस में लड़ रही है ना। कोई भी पॉलिटिकल मुद्दा है उसके ऊपर बहुत लंबे लंबे टाइम तक बहस चल रही है, और जिन चीजों के ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिए वो उन चीजों के ऊपर ध्यान दिया नहीं जा रहा है। ये लोग आपस में ही सत्ता के लिए, पावर के लिए एक दूसरे से भिड़ते रहते हैं, राइट। तो यहाँ पे गांधी जी कहते हैं कि जो इंडिविजुअल्स हैं उनके पास सोल है, लेकिन जो स्टेट है वो एक सोललेस मशीन है। यानी कि स्टेट को कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसके साथ भेदभाव हो रहा है, किसको राइट्स मिल रहे हैं, किसके साथ न्याय हो रहा है, नहीं। वो वहां पे क्या होता है, सिर्फ जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो आपस में सत्ता के लिए लड़ती रहती हैं, ठीक है। ही ऑल्सो बिलीव्स दैट गवर्नमेंट इज द बेस्ट विच गवर्न्स द लीस्ट। ये लाइन किसी और ने भी कही है, अगर आपने पहले की वीडियोस देखी है तो हमने ये डिस्कस किया है, आप जरूर बताइएगा। सो गांधी जी का भी इसमें मानना था कि गवर्नमेंट वही अच्छी है जो कम से कम क्या करे, गवर्न करे। क्योंकि देखो गांधी जी डिमांड करते हैं स्वराज की, है ना। स्वराज मतलब सेल्फ रूल। सो अकॉर्डिंग टू हिम, अ रियल स्वराज इज नॉट मेयरली द अटेनमेंट ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम बट मच मोर देन दैट। स्वराज बिगिंस फ्रॉम द इंडिविजुअल, इट इज द रूल ऑफ सेल्फ, द रियल पावर लाइज इन द इंडिविजुअल। गांधी जी कह रहे हैं कि स्वराज की शुरुआत होती है इंडिविजुअल से, खुद से, क्योंकि स्वराज का मतलब ही होता है रूल ऑफ द सेल्फ। और यहाँ पे गांधी जी भी कहते हैं कि जो असली जो पावर है वो इंडिविजुअल्स के पास ही होती है, ठीक है। तो ये था गांधी पर्सपेक्टिव एक स्टेट को लेके, कैसे एक स्टेट रामराज स्टेट होना चाहिए, जहाँ पे जो रामराज है उनके प्रिंसिपल्स फॉलो होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिफाइन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड इट्स इवोल्यूशन इन द कंटेम्पररी पीरियड। Comparative politics is as old as politics. It is believed to have started when Aristotle made a comparative study of 150 city states. देखो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जितना ही पुराना है
और ऐसा माना जाता है कि जो एरिस्टोटल है, जिनको फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी कहा जाता है और फादर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स भी कहा जाता है, वो इस मेथड को लेके आए थे जब उन्होंने 158 सिटी स्टेट्स को आपस में कंपेयर किया था। ठीक है, ये मेनली 3 फेजेस के अंदर इसका इवोल्यूशन हुआ है। जो फर्स्ट फेज है वो एरिस्टोटल के टाइम से लेके 17th सेंचुरी तक रहा। सेकेंड फेज 18 to 19th सेंचुरी एंड थर्ड फेज 20th सेंचुरी से लेके और आज के टाइम तक, प्रेजेंट तक। ठीक है, फर्स्ट फेज के अंदर एरिस्टोटल से लेके 17th सेंचुरी तक ध्यान दिया गया एक आइडियल स्टेट को लेके, है ना, एक आइडियल स्टेट यानी कि आदर्श राज्य। ठीक है, एरिस्टोटल, फादर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, एनालाइज द वर्किंग ऑफ 158 Greek city states constitutions for finding out the nature of state. He explained the organization, nature, function and qualities of an individual state through यूजिंग कंपैरेटिव मेथड। देखो, एरिस्टोटल, जिनको जनक कहा जाता है, फादर कहा जाता है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का, उन्होंने 158 ग्रीक सिटी स्टेट्स को आपस में क्या किया था, कंपेयर किया था, उनके नेचर को कंपेयर किया था। साथ ही साथ बताया था कंपैरेटिव मेथड को यूज करने के बाद कि आइडियल स्टेट की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसे होनी चाहिए, नेचर क्या होना चाहिए एक आइडियल स्टेट का, क्या उसको फंक्शंस करने चाहिए और क्या के क्वालिटीज होनी चाहिए। जैसे हम बोलते हैं ना, एक आइडियल मैन के अंदर ये क्वालिटीज होनी चाहिए, ऐसी आइडियल स्टेट यानी कि आदर्श राज्य के अंदर भी कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए। Machiavelli in 15th century used this comparative method to explain how a ruler should rule in his book The Prince and Discourse. Jean Bodin used this for comparative study of government of various European states, and however in this phase the comparative study remained limited and gained popularity only in 18th and 19th century. देखो, मैकियावली ने 15th century में comparative method का यूज करके बताया था कि कैसे एक रूलर को रूल करना चाहिए, और इसके बारे में उन्होंने अपनी बुक द प्रिंस एंड डिस्कोर्स में बताया है। ऐसे जो जीन बॉडिन है, उन्होंने कंपैरेटिव स्टडी की थी, कंपैरेटिव मेथड का यूज किया था जो यूरोपियन स्टेट्स है वहां पे जो गवर्नमेंट्स थी उनको आपस में कंपेयर करने के लिए, क्योंकि हमें देखने को मिल रहा है कि कुछ ज्यादा खास इसमें चीजें नहीं हुई हैं, बस जो स्टेट का नेचर है, एक आइडियल स्टेट कैसे बन सकता है, इसके ऊपर यहाँ पे ध्यान दिया जा रहा है और इसी के ऊपर यहाँ पे कंपैरेटिव मेथड को यूज किया जा रहा है, इसलिए काफी लिमिटेड है। तो इसको वाकई में जो पॉपुलैरिटी मिली थी वो कब मिली थी, इसके सेकेंड फेज के अंदर, जो कि आपका 18 से लेके 19th सेंचुरी तक रहा, जिसमें हमने एनालाइज किया लॉ एंड पॉलिटिक्स को। Montesquieu in 18th century used comparative method for analyzing law and politics. His work Spirit of the Laws 1748 involved conclusions based on comparative studies of constitutional systems. In the 19th century, J.S. Mill and Freeman played an important role in not only comparative studies but also in developing methods for comparative study. देखो, जो मॉन्टेस्क्यू थे उन्होंने 18th सेंचुरी में कंपैरेटिव मेथड्स को यूज किया था, क्या करने के लिए, उन्होंने जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम्स थे ना उनको आपस में कंपेयर किया था, और जो आपके जो बेस्ट लॉ एंड पॉलिटिक्स का सिस्टम था वो उन्होंने बताया था अपने वर्क स्पिरिट ऑफ लॉज में 1748 में। ठीक है, ऐसे ही 19th सेंचुरी के अंदर जेएस मिल एंड फ्रीमैन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल उन्होंने प्ले किया है, क्योंकि बाकी सबने क्या किया था, सिर्फ कंपैरेटिव स्टडी करके और जो बेस्ट आउटकम है वो हमें बता दिया था। लेकिन जेएस मिल और फ्रीमैन ने कंपैरेटिव स्टडीज तो करी थी, लेकिन उन्होंने इसको और ज्यादा ना आप कह सकते हो मॉडर्नाइज कर दिया था, क्योंकि उन्होंने इसके कुछ मेथड्स भी क्या किए थे, डेवलप किए थे कि कैसे हम और अच्छे तरीके से इन चीजों को, पॉलिटिक्स को कंपेयर कर सकते हैं और जो बेस्ट चीजें हैं वो हम सोसाइटी को, समाज को दे सकते हैं। In this period, not only political scientists but economists and historians also played an important role in the development of comparative politics. देखो, जो सेकेंड फेज है वो इम्पोर्टेंट इसलिए था क्योंकि अभी तक तो सिर्फ जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे वही इस काम में लगे हुए थे, लेकिन अब जो इकोनॉमिस्ट थे और जो हिस्टोरियंस थे वो भी अपना योगदान इसके अंदर दे रहे थे और वो भी काफी डेवलपमेंट कर रहे थे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर। ठीक है, जेम्स एंड लॉरेंस आर सच साइंटिस्ट हु वर्कड इन दिस फेज, और ये कुछ आप कह सकते हो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसके सेकेंड फेज के दौरान अपना योगदान दिया था, इन्होंने भी रिसर्च करी थी। अगला है हमारा थर्ड फेज, जो कि 20th सेंचुरी ऑनवर्ड जाने की 20th सेंचुरी से लेकर और अभी तक है। इसमें भी आपके दो फेज है, एक है प्री 1945 और एक है पोस्ट 1945। पहले हम देखेंगे प्री 1945। In this phase, the focus was more on European state, comparative study of political institutions of different states. After World War I, comparative studies of different systems of government emerged like socialism, fascism, Nazism and democracy. देखो, प्री 1945 में यहाँ पे मेजरली क्या हुआ था, जो फोकस था ना
वो यूरोपियन स्टेट्स को कंपेयर करने में था। यूरोपियन स्टेट्स के अंदर जो अलग अलग स्टेट्स थे उनका जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन था उनको हम कंपेयर कर रहे थे, राइट। और वर्ल्ड वॉर 1 के बाद तो काफी वाइड हो गया था ये, क्योंकि अब जो नई नई जो आइडियोलॉजी बेस्ड गवर्नमेंट थी ना वो निकल के आ रही थी, जैसे कि सोशलिज्म, फैसिज्म, नाजिज्म और डेमोक्रेसी। अब बात करते हैं पोस्ट 1945 फेज की। चेंज फ्रॉम कंपैरेटिव गवर्नमेंट टू कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। तो यहाँ पे चेंज होता है। अब तक जो हम सिर्फ कंपैरेटिव गवर्नमेंट को कंपेयर कर रहे थे, हम किसको करेंगे, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, जिसके अंदर हमने पढ़ा था पहले भी, प्रेशर ग्रुप, इंटरेस्ट ग्रुप, पॉलिटिकल पार्टीज, ह्यूमन बिहेवियर, है ना, सारी चीजें आ जाती है। अब हम हर एक चीज को कंपेयर करने लगे हैं। Previous studies that focused on comparative study of government were regarded as unsystematic, normative, prescriptive and limited in scope. ऐसा कहा जाने लगा कि अब तक जो तरीका हम अपनाते आ रहे थे वो काफी अनसिस्टमैटिक था, काफी पुराना तरीका था, काफी लिमिटेड उसका स्कोप था। This led to behavioral revolution in which political scientists demanded scientific study of comparative politics through use of scientific methods and concepts. अब जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे उन्होंने डिमांड करी कि अब कुछ नया करने की बारी है। अब हम जो कंपेयर करेंगे पॉलिटिक्स को या फिर जो भी इंस्टीट्यूशंस है, ऑर्गेनाइजेशंस है, हम उनको साइंटिफिक मेथड से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, ताकि हमें कुछ नई फैक्चुअल चीजें वहां पे देखने को मिले। ठीक है, तो ये था हमारा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का एवोल्यूशन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ ब्यूरोक्रेसी। तो ब्यूरोक्रेसी के क्या फंक्शंस हैं? Bureaucracy is a system of government in which power is divided among different departments and officials. देखो आप ऐसे समझ लो कि जैसे सारे सब्जेक्ट एक टीचर नहीं पढ़ा सकता, मतलब कोशिश करे तो पढ़ा सकता है, लेकिन वो हर सब्जेक्ट को इतने अच्छे से नहीं करा सकता जितना वो कोई एक सब्जेक्ट को कराएगा। और ऐसे ही एक डॉक्टर सारी जो बीमारियां हैं उनको नहीं देख सकता, वरना ये जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने हैं ये नहीं बनते। कुछ इसी तरीके से मान लो देश के अंदर अगर सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के हाथ में हर एक काम दे दिया जाए तो वो काम ना तो उसकी ग्रोथ अच्छी होगी और ना ही वो काम कुछ बहुत अच्छे लेवल पे हमें देखने को मिलेगा। इसलिए क्या किया जाता है, जो भी काम होता है उसका बंटवारा कर दिया जाता है। ठीक है, तो ब्यूरोक्रेसी एक ऐसे सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है जहाँ पे जो डिपार्टमेंट्स और ऑफिशियल्स होते हैं उनमें जो पावर होती है, जो काम होते हैं, उसका बंटवारा कर दिया जाता है, डिवाइड कर दी जाती है। जैसे कि पोस्ट ऑफिस, मिलिट्री, एजुकेशन सिस्टम, पुलिस फोर्स और हेल्थ केयर, है ना। अगर हम सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को बोल दें कि भाई आपको हेल्थ सेक्टर भी देखना है, एजुकेशन भी देखना है और रोड ट्रांसपोर्ट भी देखना है, तो सारी चीजें देखो उस लेवल पे और उस ग्रोथ के साथ नहीं हो पाएंगी। तो हमने क्या करा, हमने पावर का बंटवारा कर दिया, डिपार्टमेंट्स बना दिए और सबको अपना अपना काम दे दिया। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी refers to the non-elected administrative branches of government such as executive department, agency and other public institutions. देखो ब्यूरोक्रेसी के अंदर नॉन इलेक्टेड एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच आती है जहाँ पे एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट्स, एजेंसीज और बाकी पब्लिक इंस्टीट्यूशंस आते हैं। द फंक्शंस ऑफ ब्यूरोक्रेसी इन मॉडर्न टाइम्स। फर्स्ट है, The main function of the bureaucracy is to implement and administer government policy and program. पहला काम होता है ब्यूरोक्रेसी का पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करना, है ना, बनाना, और उनको मतलब बनाने का काम तो किसका होता है, जो भी हमारे लेजिस्लेचर है वहां पे बनते हैं, राइट। लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने का काम किसका होता है, ब्यूरोक्रेट्स का। ब्यूरोक्रेसी रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट द डे टू डे operations of government, including enforcing laws, providing public services, collecting टैक्स नहीं है, टैक्स है, एंड रेगुलेटिंग वेरियस इंडस्ट्रीज एंड सेक्टर्स। देखो जो ब्यूरोक्रेसी है वो रिस्पॉन्सिबल है जो भी डे टू डे ऑपरेशंस होते हैं सरकार के अंदर, जैसे किसी लॉ को एनफोर्स करना हो, पब्लिक सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड करनी हो, टैक्स कलेक्ट करना हो, या फिर जो भी इंडस्ट्रीज और सेक्टर्स है उन सबको रेगुलेट करना हो। इन सब के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट होता है जो अपने अपने लेवल पे चीजों को देख रहा होता है। Also, the bureaucracy plays a crucial role in ensuring the smooth functioning of government. ये गवर्नमेंट बहुत अच्छे से फंक्शन करे, गवर्नमेंट की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए ये मतलब स्मूथ फंक्शनिंग के अंदर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। Also, bureaucracy is a social system that relies on set of rules and procedures, separation of function, implementing control over an organization. Also, जो bureaucracy है वो एक ऐसा सोशल सिस्टम है जिसके कुछ सेट ऑफ रूल्स और प्रोसीजर्स होते हैं जिसके अंदर ये काम करता है, जहाँ पे जो फंक्शंस हैं उनको सेपरेट कर दिया जाता है, लोगों में बांट दिया जाता है, सबको उनके अलग अलग काम जो है वो सौंप दिया जाता है। ठीक है, ये कुछ फंक्शंस थे किसके, ब्यूरोक्रेसी के। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट आर इंडियाज अचीवमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक।
तो साइंस एंड टेक के अंदर इंडिया की क्या अचीवमेंट रही है, क्या डेवलपमेंट रही है, देखते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज ऑलवेज बीन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर। देखो हमारे कल्चर का हमेशा से ही ये एक हिस्सा रहा है। द कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय द स्कॉलर साइंटिस्ट आर्यभट्ट, भास्कर, ब्रह्मगुप्ता, धनवंतरी और नागार्जुन, टू नेम अ फ्यू, टू द फील्ड्स ऑफ मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन एंड केमिस्ट्री ड्यूरिंग द प्री हिस्टोरिक पीरियड आर लेजेंडरी। देखो कुछ बहुत हमारे बोलते हैं ना दिग्गज, यानी कि बहुत ऐसे साइंटिस्ट रहे हैं, स्कॉलर्स रहे हैं जिन्होंने अपने बहुत बड़े बड़े योगदान दिए हैं समाज के अंदर, जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड आज हमारे काम में आ रहे हैं। मेडिसिन के क्षेत्र में, केमिस्ट्री में, एस्ट्रोनॉमी में, मैथमेटिक्स में। और ये कौन है? आर्यभट्ट हैं, भास्कर हैं, ब्रह्मगुप्त हैं, धनवंतरी और नागार्जुन। सिर्फ यही नहीं है, और भी बहुत ग्रेट इंडियन साइंटिस्ट है जिन्होंने अपना योगदान दिया है हमारे देश को आगे ले जाने के अंदर, और साइंस एंड टेक के फील्ड में स्पेशली, जैसे कि श्रीनिवास रामानुजन है, जेसी बॉस है, पीसी राय है, मेघनाथ साहा, सीवी रमन, एसएन बॉस, बीरबल साहनी, पीसी महानलोबिस एंड एम विश्वेश्वराय। तो ये सभी हैं जिन्होंने वर्ल्ड, पूरे सिर्फ इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में साइंस एंड टेक को कुछ ना कुछ अपना काफी ग्रेट कंट्रीब्यूशन दिया, काफी बड़ा योगदान दिया है। ठीक है। The commitment of Indian government to promote socio-economic growth of the country through the use of S&T has shown remarkable success in a short span of 5 decades. India today ranks as one of the few developing countries which have achieved self-sufficiency in food production. The country has endeavored to fulfill the basic needs of healthcare and housing for a large section of its people. देखो इंडियन गवर्नमेंट ने ना इस चीज में काफी ध्यान दिया है कि जो सोशल इकोनॉमिक ग्रोथ है वो हो सकती है S&T के थ्रू, और ऐसा हुआ भी है। एक शॉर्ट स्पैन के अंदर, 5 डिकेड्स का एक शॉर्ट स्पैन है जिसके अंदर हमने काफी ग्रोथ करी है। ठीक है। आज हम कुछ ऐसी डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर रैंक करते हैं जो सेल्फ सफिशिएंट है, क्योंकि अगर इंडिया की बात करें तो हम अपने फूड प्रोडक्शन को लेके सेल्फ सफिशिएंट है। हमें बाहर जाके किसी देश से आटा, गेहूं, चावल मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है ना, फल सब्जी मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हम हमारे देश की जो जरूरतें हैं उनको पूरा कर रहे हैं। ऐसे ही हेल्थ केयर के सेक्टर में देख लो, या हमारी हाउसिंग की जो बेसिक नीड्स होती हैं, हम वो सारी चीजें अपनी खुद से फुलफिल कर रहे हैं। ठीक है। In the field of basic research, the country has done notably well and has established major research. काफी मेजर रिसर्च करी गई है हर क्षेत्र में, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, न्यूरोबायोलॉजी, बायोमेडिकल डिवाइस, सुपर कंडक्टिविटी, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स एक्सेट्रा। ये बहुत सारे हैं, राइट। हम काफी आगे निकलते जा रहे हैं साइंस एंड टेक के मामले में। Another achievement of high level of S&T capability of India is the development of supercomputers. Only a few advanced countries have the capacity today. आज के टाइम पे बहुत ही कम ऐसी एडवांस कंट्रीज है जिनके पास ये कैपेसिटी है, लेकिन मतलब जिनके पास जिनकी कैपेबिलिटी है, लेकिन इंडिया अब क्या कर रहा है, हम अपने हाई लेवल के सुपर कंप्यूटर्स खुद से डेवलप कर रहे हैं, हम इतने केपेबल हैं। इसके अलावा सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है S&T के अंदर, साइंस एंड टेक के अंदर, वो है चंद्रयान 3, जिसने पूरी एक वर्ल्ड हिस्ट्री क्रिएट कर दी है, राइट। द इवेंट रिकॉर्डेड इंडिया एज द फर्स्ट नेशन टू सेट फुट नियर द lunar south pole, a region that had never been explored before. और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो आप S&T के अंदर लिख के आ सकते हैं कि इंडिया ने कैसे S&T के अंदर इतनी सारी अचीवमेंट्स हासिल कर ली हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन हाउ कम्युनिटीज कंस्ट्रक्ट देयर आइडेंटिटीज। देखते हैं कैसे जो कम्युनिटीज हैं वो अपनी आइडेंटिटीज बनाती हैं। According to Thomas Bender, the notion of community identities is a very complex phenomena. Bender's definition of community: the member of a specific social entity share common signs, symbols, custom, values, attitudes, attributes, and claim their distinctiveness as a community. तो community क्या होता है? community एक समाज होता है जहाँ पे लोग या तो सेम जगह के हों, सेम लैंग्वेज बोल रहे हों, सेम उनका खाना हो, उनके रिचुअल और ट्रेडिशन हो, है ना, या फिर उनके विचार सेम हो, या फिर उनकी एंसेस्ट्री कॉमन हो। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको एक कम्युनिटी का हिस्सा बनाती हैं। ठीक है। जब आप ऐसे लोगों के साथ उठते बैठते हो ना जो बिल्कुल आपकी तरह है, या आपकी तरह बोलते हैं, आपकी तरह खाते हैं, तो आप एक समाज का हिस्सा बन जाते हो। वो आपका कोई जाति को लेके भी हो सकता है, वो आपका धर्म को लेके भी हो सकता है, या फिर वो अलग से जो आप प्रैक्टिस फॉलो करते हो उसके भी कोई समाज बन सकता है। ठीक है। We can say that the community identity shows the relationship between a person or a specific community. हम कह सकते हैं कि कम्युनिटी आइडेंटिटीज क्या होती हैं, हमारा और हमारे समाज का एक रिश्ता दिखाती हैं, एक रिश्ते की झलक दिखाती हैं।
Variables like language, dress, food, festival, customs, architecture and other institutions help these communities as a safeguard to keep alive its distinctiveness. हमारे जो safeguards हैं, जो हमारी ये distinctiveness है ना, जो हमें औरों से अलग बनाती है, ये क्या है? हमारी लैंग्वेज, हमारे ड्रेस, फूड, फेस्टिवल, कस्टम, ये सब। 1000 लोग की भीड़ में फॉरेन के अंदर आप हो और आप राजस्थान से हो, है ना, और आपने अपनी एकदम प्योर ट्रेडिशनल ड्रेस पहनी हुई है, तो आपको कोई भी आसान से पहचान लेगा, है ना, जिसको नॉलेज होगी कि राजस्थान के अंदर कुछ ऐसा कपड़ा पहना जाता है ना, घाघरा पहना जाता है। आप मणिपुर से हैं या फिर आप केरल से हैं, आप लद्दाख से हैं, तो आपकी जो बोली है ना, जो आपके कपड़े हैं, आपके बातचीत करने का तरीका, कैसा आप खाना खाते हैं, क्या आप फेस्टिवल्स मनाते हैं, हर स्टेट में अलग फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, है ना, बहुत सारे, इवन बहुत ही सारे ऐसे फेस्टिवल्स हैं जिनके तो हमें नाम भी पढ़ने में नहीं आएंगे, लेकिन हमारे देश में ऐसे फेस्टिवल्स भी मनाए जाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें औरों से अलग बनाती हैं और एक समाज का हिस्सा बनाती हैं। कम्युनिटीज कंस्ट्रक्ट देयर आइडेंटिटी अराउंड द फैक्टर्स सच एज, देखो कम्युनिटी आइडेंटिटी किन बेसिस पे बनती हैं? टेरिटोरियल लोकेशंस, जिस जगह से आप हैं, है ना, या फिर आपने हिस्टोरिकल मेमोरी शेयर करी हो, आप कॉमन ट्रेडिशंस को फॉलो करते हो, कॉमन रिचुअल्स को फॉलो करते हो, आप लोग कॉमन लैंग्वेज बोलते हो, या फिर आपके जो पूर्वज हैं वो सेम हो सकते हैं ना, कॉमन हो सकते हैं, या फिर जो कास्ट है, जो जाति है, उसके बेस पे भी कम्युनिटी आइडेंटिटीज बनती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, डिस्कस द नेचर ऑफ टोटलिटेरियन, अथॉरिटेरियन एंड डेमोक्रेटिक रिजाइम। स्टार्ट करते हैं आंसर। We live in the world of nation states. There are about 200 nation states in this world today. Every state has a separate geographical boundary in which people live under their own political regime. देखो आज के टाइम ना हम ऐसी दुनिया के अंदर रहते हैं जहाँ पे 200 नेशन स्टेट्स एग्जिस्ट करते हैं। सबकी जोग्राफिकल बाउंड्रीज अलग है, सबका रहने का तरीका अलग है, सबके अंदर जो पॉलिटिकल रिजाइम है वो अलग है। जैसे एक गली के अंदर जितने भी घर हैं सबका रहने का तरीका, बोलने का तरीका अलग होता है, ऐसे जो स्टेट्स हैं उनको भी रन करने का तरीका अलग होता है ना, नेशन स्टेट का अपना अपना तरीका होता है। सो द टर्म रिजाइम इज डिफरेंट फ्रॉम द टर्म सिस्टम। अब सिस्टम क्या है, रिजाइम क्या है? तो सिस्टम के अंदर क्या होता है, काफी मेजर कंसेप्ट होते हैं, सिस्टम के अंदर फंक्शंस होते हैं, स्ट्रक्चर होता है, लेकिन the term regime stands for specific institutional arrangements, how relationship are arranged, pattern, organized in a given society। लेकिन regime के अंदर हम ना एक पूरा पैटर्न देखते हैं कि कैसे जो रिलेशनशिप है उन सबको अरेंज किया गया है, पैटर्नाइज किया गया है, ऑर्गेनाइज किया गया है। टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल रिजाइम्स 3 टाइप्स होते हैं, डेमोक्रेटिक रिजाइम, टोटलिटेरियन रिजाइम और अथॉरिटेरियन रिजाइम। देखो नाम से पता चल रहा है डेमोक्रेटिक यानी यहाँ पे हम डेमोक्रेसी की बात करेंगे। टोटलिटेरियन में क्या होता है कि आप क्या खा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, हर एक चीज के ऊपर ना आपकी नजर रखी जाती है। आप हिटलर को याद कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, अगला है अथॉरिटेरियन रिजाइम, जहाँ पे जो आपकी ना कुछ लाइफ के ऊपर पॉलिटिकल रेस्ट्रिक्शंस होती है। ठीक है, बाकी डिटेल में पढ़ते हैं। डेमोक्रेटिक रिजाइम की अगर बात करें तो इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी इंडिविजुअल्स आर अज्यूम्ड टू बी फ्री। देखो लोकतंत्र के अंदर हम सब जानते हैं कि हम आजाद हैं। A democratic regime refers to a system of government in which power is vested in the hands of people, either directly or through elected representative। यहाँ पे हम जानते हैं कि जो असली पावर है वो हमारे हाथ में ही है, क्योंकि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करते हैं डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, और हम जानते हैं कि इसके अंदर क्या होता है, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो हमारे बिहाफ पे काम करते हैं, राइट। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर सिटीजंस हैव द एबिलिटी टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, टिपिकली थ्रू वोटिंग इन इलेक्शंस। और यहाँ पे हम डिसीजन मेकिंग का हिस्सा कैसे बनते हैं, इलेक्शंस के अंदर वोट डालकर। ठीक है, अगला है टोटलिटेरियन रिजाइम। A totalitarian regime is a form of government characterized by centralized and dictatorial control over all aspects of public and private life। यहाँ पे जो हमारी पब्लिक लाइफ है, प्राइवेट लाइफ है, सबके ऊपर कंट्रोल किया जाता है। In a totalitarian system, the state recognizes no limits to its authority and seek to regulate every aspect of public and private life, including politics, the economy, culture, education, even personal belief। Again, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, हर एक चीज के ऊपर आपके ना बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट कंट्रोल होता है, ताकि कल को आप एक नए लीडर ना बन जाओ, है ना। ऐसे ही अगला है अथॉरिटेरियन रिजाइम। An authoritarian regime is a form of government characterized by strong central power and limited political freedoms। यहाँ पे एक strong central power होती है,
जहाँ पे हमें लिमिटेड पॉलिटिकल फ्रीडम्स मिलती हैं। अथॉरिटेरियन सिस्टम में जो अथॉरिटी है वो एक सिंगल लीडर के हाथ में भी हो सकती है, एक स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के हाथ में भी हो सकती है, कोई एक रूलिंग पार्टी के हाथ में भी हो सकती है, जहाँ पे जो पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन होता है वो कोई मीनिंग नहीं रखता है। ठीक है, अनलाइक अ टोटलिटेरियन रिजाइम विच सीक्स टू कंट्रोल ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट लाइफ। टोटलिटेरियन रिजाइम के अंदर हमने क्या देखा था कि हमारे जितने भी लाइफ के एस्पेक्ट्स होते हैं सबके ऊपर कंट्रोल किया जाता है, लेकिन अथॉरिटेरियन रिजाइम के अंदर हमें इंडिविजुअल फ्रीडम तो मिलती है, लेकिन जो हमारी कुछ पॉलिटिकल रेस्ट्रिक्शंस होती हैं वो लगाई जाती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट प्रेशर ग्रुप एंड पॉलिटिकल पार्टीज। तो देखो प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं। प्रेशर ग्रुप्स एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि उन लोगों से मिलके बनती है जो किसी कॉमन एम या ऑब्जेक्टिव को लेके चलते हैं, है ना। प्रेशर ग्रुप इज एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड व्हेन पीपल विद कॉमन ऑक्यूपेशन, इंटरेस्ट, एस्पिरेशन, ओपिनियन केम टुगेदर इन ऑर्डर टू अचीव अ कॉमन ऑब्जेक्टिव। प्रेशर ग्रुप ऐसे लोगों का एक ग्रुप होता है, ऐसे लोगों का समूह होता है जो कोई एक कॉमन ऑब्जेक्टिव रख लेते हैं और एम रख लेते हैं और उसके ऊपर वर्क करते हैं। प्रेशर ग्रुप्स हमारे लिए यानी कि जनता के लिए अकाउंटेबल नहीं होते हैं, जवाबदेह नहीं होते हैं, क्योंकि हमने तो उनको नहीं चुना ना वोट देके, वो तो खुद ही बने हैं। सो प्रेशर ग्रुप्स इनफॉर्मल होते हैं, क्लोज्ड होते हैं, है ना। क्लोज्ड यानी कि जो गवर्नमेंट्स होती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, वो ओपन होती हैं, हमें पता होता है हम किसको वोट दे रहे हैं, है ना। लेकिन जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं वो क्लोज्ड होते हैं। ये एक अनऑर्गेनाइज्ड पार्ट होता है पॉलिटिकल सिस्टम का, कोई स्ट्रक्चर इसका हमें नहीं देखने को मिलता है पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर। जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं उनके हाथ में पॉलिटिकल पावर का डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता है। यूजुअली इनके पास नैरो रेंज ऑफ इश्यूज होते हैं जिसके ऊपर ये फोकस करते हैं। ठीक है, इनके इसके प्रेशर ग्रुप्स के अंदर जो मेंबरशिप होती है वो काफी सेलेक्टिव होती है, और इसके साथ इनका जो मोटिव होता है वो भी सेलेक्टिव होता है। इनको ऐसा नहीं है कि पूरे इन्होंने हमें मैनिफेस्टो तैयार करके दे दिया, हमने इनको वोट दे दिया और अब ये हर चीज के ऊपर काम करेंगे। इनकी मर्जी, इनको जिसके ऊपर काम करना है वो उसके ऊपर काम करेंगे। ठीक है, some pressure groups may act illegally or promote civil disobedience, and pressure groups sometimes have formal organization but can often be very loose organization। जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं कभी कभी इलीगली भी एक्ट करते हैं, सिविल डिसोबीडियंस को प्रमोट करते हैं। बात करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज की। पॉलिटिकल पार्टी एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो लोग एक साथ आते हैं, इलेक्शन में खड़े होते हैं, हम उनको वोट देते हैं, वो जीत जाते हैं, अपनी सरकार बना लेते हैं और देश को चलाते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि वो हमारे बिहाफ पे डिसीजंस ले रहे हैं, हमारे बिहाफ पे काम कर रहे हैं क्योंकि हमने उन्हें चुना है। अगला है जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो इलेक्शंस के अंदर बहुत सारे लोगों को फेस करते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं कि भाई आप हमें वोट दे दीजिए, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना कर देंगे। ठीक है, तो इसीलिए ये जवाबदेह होते हैं, अकाउंटेबल होते हैं। अकाउंटेबल होते हैं किसके प्रति? लोगों के। पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्मल होते हैं, ओपन होते हैं, रिकॉग्नाइज्ड पार्ट होता है पॉलिटिकल सिस्टम का। इनके पास काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, इनकी बहुत सारी ड्यूटीज होती है, इसीलिए तो भाई ये नेता बनते हैं ना, इसलिए तो सरकार बनती है ताकि वो हमारे लिए काम कर सके, पॉलिसी बनाए, लॉ लेके आए, प्रोग्राम चलाए, ये सारी चीजें। जो पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं उनके पास डायरेक्ट कंट्रोल होता है पॉलिटिकल पावर का, अडॉप्ट करते हैं, काफी सारी पॉलिसीज बनाते हैं, काफी सारे मुद्दों के ऊपर इनको काम करना होता है, काफी रिस्पॉन्सिबल मैनर में इनको बिहेव करना होता है क्योंकि बहुत सारी अगेन ड्यूटीज होती हैं और ये अकाउंटेबल होते हैं। इसके अलावा काफी कॉन्ट्रोवर्शियल इश्यूज के साथ इनको डील करना पड़ता है। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। ये हमने यहाँ पे डिस्कस इसलिए नहीं किया है क्योंकि ऑलरेडी इन दोनों के ऊपर सेपरेट वीडियो बनी हुई है जहाँ पे ये दोनों ही टॉपिक को बहुत अच्छे से हमने डिस्कस किया हुआ है, तो आप जाके चैनल पे प्लेलिस्ट में ये वीडियो सर्च करके और इनको देख सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी है तो ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बी स्टडी।